हेलो फ्रेंड्स। आपको बेसब्री से इंतज़ार था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट का। और रिजल्ट आए 9:55 तक तो मीटिंग चली। और उसके बाद 10 बजे के बाद जो है रिजल्ट अपलोड हुए। यानी कि रिजल्ट कब स्टार्ट हुए, रिजल्ट के लिए बोर्ड मीटिंग कब स्टार्ट हुई, ये देखिएगा 2:30 पर। और काफ़ी लंबी मीटिंग चली 9:55 पर। और जो शेयर होल्डर्स थे हमारी तरीके से वो इंतज़ार करते रहे कि रिज़ल्ट किस तरीके के पेश किए जाएंगे। तो मेरी जो स्क्रीन है उसके ऊपर दो गोले लगे हुए हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। जब भी इतनी लंबी बोर्ड मीटिंग चलती है, स्पेशली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो हमें पता होता है कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं। क्या सच में रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं या हमारे थंबनेल के ऊपर वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? तो ये चर्चा करने से पहले मैं पहले कुछ जर्नल बातें आपके साथ करूँगा। देखिएगा, इस बैंक के ऊपर मैंने भी काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है निवेश कर रखा था। हालांकि शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर आ गया, और ऊपर आने से मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग जो है मैंने कर ली है। और मेरी कवरेज भी शायद इस पर थोड़ी कम हो गई है, जितनी कवरेज मैं इस पर करता था वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, तो आप लोग इस बात को जानते हैं। हालांकि उसकी क्वांटिटी जो है कम हो गई है पहले के मुकाबले में, तो हायर लेवल्स पर हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी। ये तो डिस्क्लोज़र मैंने आपको दे दिया। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बायस्ड एनालिसिस लगे, मेरे पास शेयर है तो हो सकता है कि मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बता दूँ। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ईमानदारी से जो है पूरा रिजल्ट सही बताने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, देखिएगा, रिजल्ट आते हैं शनिवार की शाम को। आपको पता है कि जितना भी बिजनेस को कवर करने वाला मीडिया है, जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, वो सैटरडे संडे जनरली छुट्टी पे रहते हैं, या 50% स्टाफ ही जो है सैटरडे में जो है आप देखते हैं कि एम्प्लॉय होता है, और संडे छुट्टी होती है। तो यहाँ पर इस कंपनी पर विश्वास रखने का, इस बैंक पर विश्वास रखने का एक मुख्य कारण जो है वी वैद्यनाथन जी भी रहे, इस बात को आप जानती है। लेकिन कोविड की सिचुएशन आई, इस बात को भी जो है नकारा नहीं जा सकता। और एक अनसिक्योर्ड लोन बुक जो है इस बैंक की है, तो उन सब के बीच में देखिएगा वी वैद्यनाथन जी ने बड़े स्मार्टली जो है अभी तक बैंक का डिफेंस भी किया, बैंक के बारे में बताया भी है। जो जनरली वो क्या होता है कि रिजल्ट आता है, अब जैसे रिजल्ट आया है, कल की छुट्टी है, तो सुबह 8 बजे मीडिया कवरेज जब होगी स्टार्ट, तो वी वैद्यनाथन जी मार्केट खुलने से पहले सफाई दे चुके होंगे। और अगर शेयर में कोई भी डैमेज होना होगा तो उस डैमेज को प्रोटेक्ट भी कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो है शेयर होल्डर्स हैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो शायद डैमेज कंट्रोल भी करें अगर रिजल्ट में किसी तरीके की कोई भी खामी है। और वो जनरली क्या बोलेंगे आते के साथ, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ कि हमारी कासा ग्रोथ बहुत बढ़िया है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मैं भी मानता हूँ इस बात को, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। क्योंकि आप 7% का इंटरेस्ट देते थे पहले सेविंग अकाउंट पे, फिर 6 किया, और अभी वो रिड्यूस करके उसको रैशनलाइज कर दिया गया है। 4% से लेकर 6% के बीच में अलग अलग स्कीम्स में उसको बांट दिया गया है। तो वो कॉस्ट घटने वाली है, यानी कि कासा अगले बार घटेगा, लेकिन वो बताएंगे कि पीछे कासा किस तरीके से हमने बढ़ाया, ब्रांच एक्सपेंशन की हम बिलीव करते हैं उस पर, और बिलीव करते आए हैं अभी तक। लेकिन वो इस बार आपको एक और चीज़ बोलेंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। वो बोलेंगे देखिए अब क्या हमने इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर दिया है, और नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी बेहतरीन होने जा रहा है। मुझे कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, मुझे कासा डिपॉजिट में, लोन ग्रोथ में कोई भी डाउट नहीं है। प्रॉब्लम मैं जहां आपको पिछली वीडियो से कहता जा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स वहीं पर थी और वहीं पर निकली। मैं आपके साथ बात कर रहा था असेट्स क्वालिटी की। मैंने कहा था देखिएगा, अब जितने पिछले मैंने एनालिसिस किया, मैंने कहा कासा ग्रोथ गुड, लोन ग्रोथ गुड, इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी कम है। लास्ट वीडियो गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखिएगा, उसमें भी मैंने यही बोला था कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। तो अल्टीमेटली अच्छा होगा, लेकिन कासा ग्रोथ घट सकती है। ये सब बातें मैंने आपके साथ की, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात है, मैं बैंक का एनालिसिस क्वार्टर बेसिस करता हूँ, तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ होती है कि देखिएगा, अगर बैंक को लॉस हो रहे हो तो सरकार
उस लॉस की भरपाई के समय टैक्स तो आपको वापस नहीं देती है कि भाई आपको लॉस हो गया तो टैक्स वापस देती है, लेकिन सरकार उस पर जो लॉस आपको हुआ है उसको अगले साल के प्रॉफिट में से आपको कम करने का जो है आश्वासन देती है कि अगले साल जब आपको प्रॉफिट हो या अगले सालों के अंदर जितने भी साल आगे आप काम करेंगे उसमें जो प्रॉफिट होंगे तो उस प्रॉफिट में से इस लॉस को कम कर लेना और उस पर फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें टैक्स वापस मिल गया और उसको एज ए इनकम मानते हैं। तो ये किस परिस्थिति में बैंकों के केस में हो सकता है, या तो कोई एडजस्टमेंट्स होती हैं जिनको हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो कि अकाउंटिंग डिफरेंसेस की वजह से, टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से होते हैं। तो एक तो रीज़न होता है ये, और दूसरा इस केस में एक रीज़न क्या है कि आपके एनपीए हो गए, यानी कि आपने बहुत सारा प्रोविजन बना लिया, आपके बैड लोन्स होंगे। तो सरकार ये तो नहीं कहेगी तुमने पैसा डुबो दिया तो भाई इसके वजह से तुम्हें लॉस हुआ है तो उस लॉस पे जो टैक्स बनता था वो हम आपसे नहीं लेंगे, वो तो नहीं लेंगे चलिए, लेकिन वास्तव में प्रॉफिट पे टैक्स लेते हो तो लॉस पे तो हमें सरकार को वापस देना चाहिए। तो सरकार टैक्स की वापसी तो नहीं करती लेकिन अगले साल में घटा देती है, तो अकाउंटिंग में हम उसको इनकम दिखा देते हैं। तो इस एनालिसिस में वो टैक्स इनकम के रूप में दिखाया गया है। तो आप इसके ईपीएस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि ईपीएस को एडजस्ट किया गया है कि हमें जो भविष्य में टैक्स सरकार से हम एडजस्ट करा लेंगे वो ऐड कर दिया। हालांकि अकाउंटिंग के सेंस में वो ठीक है, बट रियल अगर मैं एनालिसिस आपके सामने करूं, रियल वर्थ अगर एनालिसिस की आप देखना चाहें तो वो उसके बगैर ही आपको समझनी चाहिए। तो आपको इस एनालिसिस से मैं कुछ चीज़ें सिखाऊं उससे पहले प्रोविज़न के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। प्रोविज़न क्या होते हैं? प्रोविज़न का मतलब है वो पैसा जो आपका डूब सकता है, यानी कि जो पैसा डूबेगा तो उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं जो डूबने की संभावनाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं एनपीए। और एनपीए में पहली कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, तो उस पर हम केवल 15% प्रोविजन बनाते हैं। फिर डाउटफुल जो है, जो हमें एक साल से ज़्यादा हो गया तो उस पर हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा 30% के आसपास बनाते हैं, फिर 30, 50, 100 इसी तरीके से, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के हिसाब से अलग अलग प्रोविजन बनाते हैं। तो ये जो प्रोविजंस है ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बैंक का बिजनेस करते हो, आप पैसा उधार बांटना है, कोई भी ले लेगा, भाई साहब मुझे दे दो मैं भी ले लूँ, क्या बैंक उसको रिकवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मैं बैंक के एनालिसिस करते वक्त हमेशा असेट्स क्वालिटी की बात करता हूँ, और असेट्स क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की कोविड सिचुएशन में तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने जो आपको बात बोली कि जो मीडिया सवाल पूछेगी वो असेट्स क्वालिटी पर पूछेगी सोमवार को, तो उसके लिए देखिएगा आपको तैयार रहना चाहिए। और वी वैद्यनाथन जी क्या मीडिया के सामने बताएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये कहेंगे कि हमने प्रोविजंस बहुत ज़्यादा पहले बना लिए हैं, तो वो सीवियरिटी अब अगले क्वार्टर में शायद नहीं आएगी, और यही हम पिछले 4 क्वार्टर से सुनते आ रहे हैं। 4 क्या 6 क्वार्टर हो गए और कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं दिया। हमने लास्ट डिविडेंड जो है राजीव लाल जी के कार्यकाल में ही जो है प्राप्त किया था, तो डिविडेंड तो अब भूल ही जाइए, पिछले बार तो आरबीआई ने रोक लगा दी थी। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। ओपन माइंडेड, बेशक से मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे शेयर की कीमत गिर सकती है, मैं जो बातें आपके साथ कर रहा हूँ उनकी वजह से, लेकिन जो ट्रूथनेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 30। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड बैंक रिकॉग्नाइज लार्ज टेलीकॉम देखिएगा, ये आइडिया से रिलेटेड प्रोविजंस था जो इन्होंने 1622 करोड़ का बना लिया था, जिसमें से इन्होंने क्या किया कि पहले तो इसको 2-3 साल पहले इन्होंने मान लिया था डूब जाएगा पैसा, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी आइडिया अब इतना बुरा नहीं है जितना पहले बुरा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग चला। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पिछले क्वार्टर के अंदर कुछ प्रोविजंस वापस ले लिए थे कि नहीं ये तो हमें पैसे मिलेंगे। तो जो भी प्रोविजंस आपको मिलेंगे वो इस क्वार्टर के अंदर 324 करोड़ इन्होंने वापस कर दिए, यानी कि 324 करोड़ इन्होंने अपनी इनकम मान ली। नहीं भाई साहब ये तो मिलेगा, जो पुराना लॉस था ये नहीं है। तो आप ये समझिएगा कि जो आपका एनपीए का डाटा है, ध्यान से समझिएगा, जो प्रोविजन का डाटा है उसमें 324 करोड़ के प्रोविजंस और होते। अगर ये नहीं होता तो प्रोविजंस उसमें से माइनस कर रखा है, यानी कि जो एनपीए की फिगर का प्रोविजन है, जो प्रोविजन और कंटीजेंसी, उसमें 324 करोड़ और होते, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बस वो नहीं है। इसी तरीके से इनके एक 5 DHFL का जो लोन था इनका, जिसमें इनको रियलाइज्ड लॉस था, इन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट बेच दी जो बॉन्ड्स थे, और उस पर इनको 573 करोड़ के लॉस हुए हैं।
हालांकि वो उन्होंने अदर इनकम में से घटा दिए हैं मार्च 31 की स्टेटमेंट में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, यानी कि ईयर एंड वाली में, और उसके सामने 572 करोड़ के प्रोविजंस एडजस्ट कर लिए ईयर एंडेड वाली में। तो क्वार्टर वाली में इसका जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा ईयर वाली में। अब देखिएगा मैं आपके साथ जो रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ टुकड़ों में कर रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखे। देखिएगा ये है इंटरेस्ट इनकम जो मिलती है। तो जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो पिछले बार मिली थी 4100 करोड़ और इस बार मिली है 3992 करोड़। कोई गलत नहीं है इसमें, ये सब बैंकों के साथ हुआ है। इंटरेस्ट का रेट घट गया है तो ये पैसा मिला भी कम है, और कुछ वेवर्स ऑफ इंटरेस्ट वाली जो सुप्रीम कोर्ट का मामला था उसका भी रिवर्सल है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो जो इंटरेस्ट की फिगर है वो आपको कम नज़र आएगी। तो ये नॉर्मल है, यानी कि म्यूटेड है, यानी कि हम ग्रोथ नहीं देख रहे हैं इसमें। उसके बाद अदर इनकम की जो फिगर है वो 759 करोड़ से 841 करोड़ है। तो अदर इनकम्स के अंदर जो कमीशन बेस इनकम है या जो चार्जेस हैं उसमें इजाफा हुआ है, और वो इजाफा जो है काफ़ी बेहतरीन है। आप उसको 10% के आसपास जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो है ये काफ़ी बेहतरीन है। तो ये जो अदर इनकम्स के अंदर डेटा है बहुत बेहतरीन है। अब बात करते हैं ब्याज देने की। तो ब्याज पिछली बार दिया था, देखिए ये फिगर्स लैक्स में लिखी हुई है, मैं इनको करोड्स में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। 2208 करोड़, जो इस बार 2032 करोड़। तो अच्छी सेविंग हुई है। तो ये इंटरेस्ट की सेविंग बैंक के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव 1990 करोड़ के थे, जो इस बार इस बार बढ़कर हो गए 2155 करोड़। और इसमें एम्प्लॉय की कॉस्ट नहीं बढ़ी है। कभी आप सोच रहे हो कि एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन जो बैंक के बाकी खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। तो 1635 करोड़ हो गए, जो 1465 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में। तो उसका एक असर आना था। तो लेकिन फिर भी टोटल खर्चे 4199 करोड़ से घटकर 4188 करोड़ हो गए, यानी कि खर्चे भी घटे, यानी कि परफॉर्मेंस एज इट इज़ पिछले साल जैसी आपको लगेगी, पिछले क्वार्टर जैसी लगेगी। ग्रोथ नाम की चीज़ है नहीं। और टोटल प्रॉफिट देखिएगा, जो 660 करोड़ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये हो गया 645 करोड़। क्योंकि वी वैद्यनाथन जी हमेशा इसी बात की दुहाई करते थे कि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस जो है लगातार बढ़ाते रहेंगे, और हमें ऐसा जो है प्रतीत होता था कि 5 से 10% तो ये हर बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हालांकि ऐसा हो नहीं सका। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं बढ़े हैं। तो ऑपरेटिंग फ्रंट्स के ऊपर परफॉर्मेंस आपको साफ साफ म्यूटेड नज़र आएगी, यानी कि कोई भी तरक्की बैंक ने इस क्वार्टर के अंदर नहीं की। तो सर तरक्की नहीं की तो क्या किया? तरक्की की है इन्होंने एक जगह, बेहतरीन तरक्की करी है, और वो है पैसा डुबाने में। ठीक है जी। अब उसका मेन रीज़न कोविड है या अनसिक्योर्ड लोन है, और जो बैंक की बैकबोन थी कैपिटल फर्स्ट मर्जर के साथ, जो पूरा सिस्टम था, यानी कि जो कैपिटल फर्स्ट के साथ इनका मर्जर हुआ था, जिसकी वजह से जो कि माना जा रहा था कि बैंक के लिए एक जो है गेम चेंजर साबित होगा, शायद वहीं से सबसे ज़्यादा प्रोविजंस आ रहे हैं। अरे कि कैपिटल फर्स्ट जिस लोन को दिया करती थी उस लोन को अनसिक्योर्ड लोन था, तो उस अनसिक्योर्ड लोन में, और इसी तरीके से आईडीएफसी लिमिटेड से भी जो होलसेल बैंकिंग से जो लोन आया वहाँ पर भी जो है इनको प्रॉब्लम थी। तो पहले आईडीएफसी को वहाँ से प्रॉब्लम थी, लेकिन अब कोविड की सिचुएशन के बाद रिटेल लोन से भी प्रॉब्लम है। तो आप ये देखिएगा प्रोविजंस क्या है, 482 करोड़, 482 करोड़ से बढ़कर 602 करोड़ हो गए, यानी कि 482 और 602 करोड़ के प्रोविजन, 40% के आसपास के प्रोविजन बढ़ गए हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा ये 602 नहीं है, इसमें 324 और ऐड कर लो, क्योंकि 324 जो इन्होंने आइडिया वाला वापस किया है, यानी कि 324 और ऐड करिए तो आपको फिगर समझ में आएगी कि आपका प्रोविजन डबल हो गया। और बस यहीं पर गेम खत्म हो गया। 178 करोड़ के प्री टैक्स प्रॉफिट्स 43 करोड़ होंगे, 178 करोड़ से घटकर प्रॉफिट 43 करोड़ हो गया। तो बहुत बड़ा डेंट जो है पड़ा है रिजल्ट के ऊपर, यानी कि हम पिछले 6 क्वार्टर से रात को इसी समय रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। रोज़ रात को रिजल्ट आते हैं। तो मैं तो हालांकि काफ़ी पहले से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रिजल्ट आए ही लेट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रिजल्ट इतने लेट क्यों है। तो अब यहाँ देखिएगा परफॉर्मेंस ख़राब है। तो अल्टीमेटली बहुत गहमा गहमी बोर्ड मीटिंग में रही होगी, और ये रिज़ल्ट पेश करने तक आप समझ पाएंगे कि कितनी मतलब माथापच्ची हुई होगी। और उसमें माथापच्ची मोस्टली प्रोविजंस के फिगर पर होती है,
और यहाँ पर एक चीज़ बढ़िया कि चलो जो चीज़ें प्रोविजंस के रूप में आएगी, तो यहाँ पर आपको वी वैद्यनाथन जी एक चीज़ और बोलते हुए मिलेंगे, उसकी भी मुझे संभावना है। वो ये बोलेंगे जैसे कि बाकी बैंक बोलेंगे, जब बंधन बैंक के भी रिजल्ट सिमिलर लाइंस के ऊपर ही हैं, तो बोलेंगे बस अब प्रोविजन हमारा सारा हो गया, अब हमने सब चीज़ प्रोवाइड कर ली है, और हम ये उम्मीद करेंगे कि यार अगले क्वार्टर में फिर बढ़िया हो जाएगा। और ऐसा मैं पिछले 6 से 7 क्वार्टर से इंतजार कर रहा हूँ कि कब ऐसा होगा कि अब की यार सब हो गया, होलसेल बैंकिंग हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, एक बार गुडविल राइट ऑफ कर दी, बस हम इंतजार करते रहे कि भाई साहब अब प्रोविजन कम होंगे। बट मैं इस बार उम्मीद करता हूँ कि शायद ये अंतिम बार होगा, अगली बार शायद हमारे प्रोविजन ना बढ़े। लेकिन कोविड की सेकेंड वेव का असर अभी आया नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पर भी पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोलेगी कि देखिएगा सेकंड वेव इतनी सीवियर नहीं है, और वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द बैड लोन्स प्रोविजंस, जो भी हमारे को कंटीजेंसीज नज़र आती हैं, तो अगले क्वार्टर में शायद नहीं आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सही भी जो है अगले क्वार्टर में साबित हो, जैसे कि हम शेयर होल्डर्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहे। बट रिजल्ट अभी आपको खुद ही समझ में आ गए कि प्रॉफिट 178 से 43 करोड़ हो गया। आप सीधा सीधा देखेंगे कि प्रॉफिट 80% के आसपास गायब हो गए, राइट। तो 70-80% के आसपास जो प्रॉफिट गायब हो जाए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ईपीएस आपकी घटेगी नहीं। ये देखिएगा क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा सरकार हमारे को 84 करोड़ रुपीज़ का टैक्स एडजस्टमेंट करके देगी, यानी कि इस टैक्स की वसूली तो हम अगले साल करेंगे, उसको आज हम इनकम मान रहे हैं। तो ये इनकम डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट होने के बाद प्रॉफिट हमारा बन गया 127 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 43 करोड़, टैक्स देने से पहले प्रॉफिट है 43 करोड़, और टैक्स के बाद हमारा प्रॉफिट घटता है, बढ़ता भी है। ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैनेजमेंट ने बिल्कुल अकाउंटिंग के हिसाब से किया, लॉ के अकॉर्डिंगली किया है, लेकिन उससे 127 का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एज ए एनालिसिस्ट मैं तो आपको सीधी बात बोलूँगा कि भाई साहब ये टैक्स की एडजस्टमेंट है, वो तो अब अगले साल एडजस्ट होंगे, जब देखेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स की आपको रिकवरी करेंगे नहीं करेंगे। और उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं कि आपके पास वर्चुअल सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आप आगे प्रॉफिट करोगे, लेकिन वो मुझे उम्मीद है कि वो बैंक आगे प्रॉफिट करेगा। इसके अलावा ये है इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी इस इक्विटी शेयर कैपिटल में भी भाई साहब 3000 करोड़ के जो नए शेयर्स हैं वो शामिल नहीं है, जो नए इशू किए गए थे, और वो शेयर्स अगर होते तो ईपीएस और घट जाती, यानी कि ईपीएस डाइल्यूट हो जाती। तो ये जो 23 पैसे की ईपीएस है, ये सेम पिछले बार वाली दिखा दी गई है, बट मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि ये टैक्स एडजस्टमेंट है, तो आप इसको नहीं देखिएगा। नॉर्मल केस सिनेरियो में आपके साथ क्या हुआ वो देखना है आपने। दूसरा, आपकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो घट गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नई फ्रेश कैपिटल ऐड करने से पहले है। तो जो फ्रेश कैपिटल अभी जो आपने रेज की है उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो बैंक ने पैसे रेज कर लिए। और मैंने यही बात जो है बहुत बैंकों के एनालिसिस में भी की, मैं कि बैंक पैसा रेज कर रहे हैं, ये वास्तव में ग्रोथ कैपिटल है या जो पुराने जो पाप हैं, यानी कि हमारे बैड लोन्स हैं या एनपी हैं, ये उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, यानी कि वहाँ से रिकवरी नहीं हो रही, और उस रिकवरी को हम नए शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर कैपिटल के माध्यम से या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से अपनी बैंक में कैपिटल के रूप में डाल रहे हैं। तो ये तो आप खुद समझिएगा कि ये क्या हो सकता है। तो मैंने तो आपके साथ एनालिसिस कर दिया, और देखिएगा 1289 करोड़ के ग्रोस एनपीए थे प्रोविजन से पहले, जो बढ़कर 4303 करोड़ हो गए हैं। 4303 करोड़ के एनपीए। अगर आप बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो मैं आपको बताता हूँ कि बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन से आज इसको आप कंपेयर करें तो आपको पता चलना चाहिए कि ये अमाउंट कितना है ग्रोस एनपीए का। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कितना मालिक ने पैसा डाला हुआ है, और उसमें से कितना पैसा अब आज रिस्क पे हमारे चढ़ा हुआ है। तो अभी देखिएगा हमारे रिस्क पे जो पैसा चढ़ा हुआ है मैं उसकी बात करूँगा, क्योंकि ये मैंने आपके साथ खोला है आईडीएफसी, और आईडीएफसी की लेटेस्ट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 29 इसकी मार्केट कैपिटल 27,300 करोड़, 27,300 करोड़। तो 27,300 करोड़ में से 4,303 करोड़ के प्रोविजंस हैं आपके पास, सॉरी एनपी हैं आपके पास, ग्रोस एनपी है। तो 27,300 जो है, आप ये देखिएगा 4,303 डिवाइडेड बाय 27,300,
तो ये जो अमाउंट है दैट इज़ 15.76%। तो ये 15% के आसपास का जो अमाउंट है ये आपका ग्रोस एनपीए है। और नेट एनपीए भी देखिएगा 320 करोड़ से बढ़कर 6 गुना हो गया। 320 करोड़ से बढ़कर 6 गुना 1883 करोड़। यानी कि जो मैं बात पिछली अपनी वीडियोज़ में बोल रहा था कि रिस्क असेट्स क्वालिटी की तरफ से आ रहा है, वो साफ साफ आपके सामने आ रहा है। और इसके लिए मैंने आपको पहले चेताया भी था कि असेट्स क्वालिटी के रिस्क इस बैंक में बढ़ सकते हैं। और देखिएगा ग्रोस एनपीए 4.15 पर आ गई है, जो पिछले क्वार्टर में 1.33 थी। हालांकि परफॉर्मा जो पिछली बार परफॉर्मा ग्रोस एनपीए थी उसके मुकाबले में तो कम बढ़ गई, लेकिन अगर आप परफॉर्मा को भूल जाएं और इससे देखिए तो 1.33 से बढ़ के 4.15 हो गई है। और नेट एनपीए भी देखिएगा 0.3 से 1.86 हो गई है, यानी कि वही 6 गुना जो मैं आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। और आपकी पूरी ऐसे जो बिजनेस की पूरी एसेट्स है उस पर 0.33% की रिटर्न आ रही है। किसी भी ऐसे बैंक में जो कि बुक वैल्यू पर चल रहा है, अगर वो 1% की रिटर्न देता है, बुक वैल्यू पर शेयर चल रहा है और 1% की रिटर्न देता है, उसको हम बेहतर मानते हैं। तो यहाँ पर भी रिटर्न रेशियोज भी एनुअल बेसिस पर है, एनुअलाइज पूरे साल भर की है, तो वो भी जो है यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिजल्ट प्रॉफिट फ्रंट पे ख़राब इसलिए हुए कि ऑपरेशनली तो आपने म्यूटेड दिया, ठीक ठाक कर दिया, चलो थोड़ा सा ख़राब ही किया लेकिन ठीक मान लेते हैं। लेकिन जो असेट्स क्वालिटी है वो आपकी बिल्कुल साफ़ हो गई। यानी कि जो अनसिक्योर्ड लोन थे वो चाहे कैपिटल फर्स्ट के थे या आईडीएफसी लिमिटेड से आए थे, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको कि कहाँ से थे, वो पता चलेगा। देखिए ट्रेजरी इनकम पिछली बार से कम हो गई, यानी कि जो आरबीआई आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है, आपकी होलसेल बैंकिंग में इनकम कम हो गई, लेकिन आपको इंटरेस्ट कहाँ से ज़्यादा मिला? रिटेल बैंकिंग से। बहुत बढ़िया। क्या रिटेल में प्रॉफिट भी हुआ? नहीं। प्रॉफिट भी हुआ? नहीं। 1257 करोड़ का लॉस हो गया बिना टैक्स के, 1257 करोड़ का। इसका मतलब है कि अब की आर लॉस आईडीएफसी से नहीं आया, जो आईडीएफसी की लोन बुक थी। अब क्या जो कैपिटल फर्स्ट या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो नए लोन थे, जो अनसिक्योर्ड लोन है, बहुत सारे रिटेल लोन्स, उसमें से एनपीए की समस्या आई और उसकी वजह से लॉस रिपोर्ट हुआ है। तो अब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा था कि असेट्स घटिया है, असेट्स रिजल्ट घटिया नहीं है, रिजल्ट ऑपरेटिंग फ्रंट पे ठीक है, असेट्स क्वालिटी बहुत ही घटिया है। और असेट्स क्वालिटी ने पूरे के पूरे बैंक के प्रॉफिट को खा गई। आपको ईपीएस रिपोर्ट हुई है 0.23, वो ईपीएस केवल एक टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से आई है, अदरवाइज आपको ईपीएस 0.23 नहीं मिलती, 0.10 पैसे यानी कि 10 पैसे से भी कम मिलती। डिविडेंड आया नहीं है, तो चलिए डिविडेंड 1 रुपये का जो है बंधन बैंक ने तो जो है अनाउंस किया है, लेकिन यहाँ से हमें डिविडेंड नहीं मिला। और कोटक महिंद्रा बैंक ने तो हमारे को मजाक ही कर लिया था हमारे साथ, तो 90 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था। तो चलिए यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अलाउ भी नहीं करती कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, बट इन सभी पैरामीटर्स पे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में रिजल्ट अच्छे आएंगे और शायद ये सारे प्रोविजंस बन गए होंगे इस बार। मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर बताइएगा। ऐसा एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलेगा, डिटेल खुल के बिंदास आपको एनालिसिस करके दिया है। बेशक से मेरे शेयर की पिटाई होगी, मेरा शेयर है, रिजल्ट ख़राब है तो ख़राब बोलूँगा, अच्छे होते तो अच्छे बोलता। अब हैं जो वास्तविक स्थिति आपको अवगत करा दिया, भविष्य में अच्छे होने की उम्मीद करते हैं और शेयर प्राइस पर कम से कम इम्पैक्ट पड़े। हम चाहेंगे कि रिजल्ट का जो है इम्पैक्ट ना पड़े और मैनेजमेंट अच्छे तरीके से जो है डैमेज कंट्रोल कर ले। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।